नमस्कार प्रिय भैया बहन। फ्रांस की क्रांति के पिछले वीडियो में हम लोगों ने आतंक के राज्य पर चर्चा किया था। आतंक का राज्य कब से कब तक था, उससे पहले भी कई सरकार बनी थी। सबसे पहले राजतंत्र लुई 16, उसके बाद नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन और उसके बाद डायरेक्टरी शासित फ्रांस। कन्वेंशन जो था वह आतंक के राज्य में बना हुआ था और इसके मुख्य जो नेता थे वह रॉबेस्पियर थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उनकी जो नीति थी वह काफ़ी सख्त नीति थी और इस सख्त नीति के कारण उनकी शासन व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और उन्हें गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से आतंक के राज्य के बाद जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो शासन व्यवस्था बनी वह थी डायरेक्टरी शासन व्यवस्था, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब है कि इस डायरेक्टरी शासन से आप क्या समझते हैं, डायरेक्टरी शासन है क्या? तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गया था। अब जो था वह राजतंत्र में जो स्थिति थी वह अब नहीं था। अब 1791 में जो कानून बना था वह भी समाप्त हो गया। उसके बाद आतंक का राज आया, वह भी समाप्त हो गया। जैकोबिन सरकार का भी पतन हो गया। अब सत्ता किसके हाथों में आ गई? डायरेक्टरी के हाथों में आ गई। और यह डायरेक्टरी जो था वह डायरेक्टरी में जो सदस्य थे वह मध्य वर्ग के संपन्न लोग थे। और यहाँ भी संपत्तिहीन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और यह जो डायरेक्टरी बना था, यह डायरेक्टरी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनी थी। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का नियुक्ति किया गया था जिसे डायरेक्टरी कहा गया था। आप डायरेक्टरी का मतलब समझ गए हैं। डायरेक्टरी क्या है? 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका है। यह 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका क्यों बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जैकोबिन शासन में जो सत्ता था यह एक व्यक्ति के हाथों में था और इस एक व्यक्ति के हाथों में होने के कारण जैकोबिन शासन काल में आतंक छा गया था, आतंक का राज आ गया था। बिना किसी गलती को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था और इस गिलोटीन पर चढ़ाने के चलते वहाँ की जो लोग थे उसमें काफ़ी असंतोष हो गया था और उनके अपने ही जो थे वह उन पर मुकदमा चलाकर जैकोबिन सरकार को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था। इस तरह से जैकोबिन सरकार में जो सत्ता था वह एक व्यक्ति के हाथों में था, एक व्यक्ति के हाथों में था, एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका था। इसलिए डायरेक्टरी में इससे बचने की कोशिश की गई थी। लेकिन डायरेक्टरी में भी सबसे बड़ी मुश्किल क्या खड़ी हो गई? डायरेक्टरी में सबसे बड़ी मुश्किल हो गई कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सदस्य था यह आपस में, इन सदस्यों में मतभेद था। इन सदस्यों के आपस में किसी भी तरह का बन नहीं रहा था। सब अपनी अपनी विचार रखते थे, सबके विचार अलग अलग थे, इसलिए सदस्यों में मतभेद रहा। और डायरेक्टरी शासित फ्रांस भी, डायरेक्टरी का शासन भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। लोग आपस में लड़ने लगे और इसके कारण एक तानाशाह शासन व्यवस्था का उदय हुआ जो था नेपोलियन बोनापार्ट के शासन व्यवस्था। फ्रांस में ना लोकतंत्र रहा न राजतंत्र हुआ, अब हो गया तानाशाह शासन। क्या हो गया? तानाशाह शासन। यह जो डायरेक्टरी का झगड़ा था, इस डायरेक्टरी के झगड़ा के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और इस नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के बाद आगामी सदी में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल किस प्रकार से चला इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम क्रांति को देखते हैं। क्रांति की जो रूपरेखा हुई थी फ्रांस में, उसमें क्या सबको समानता मिली थी? सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला था? नहीं। नेशनल असेंबली में भी सबको समानता का अधिकार नहीं था। आतंक का राज कन्वेंशन जो बना था उसमें भी सबको समानता का अधिकार नहीं था। डायरेक्टरी शासित जो फ्रांस था उसमें भी सबको समानता का अधिकार नहीं था। नेशनल असेंबली में भी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का रूप दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया था। तो यहाँ दिया है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो आप पहले भी पढ़े हैं, देखे हैं कि महिलाएं जो थी
वह फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्हें उम्मीद था कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को प्रेरित करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महिलाएं हर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उन्हें लग रहा था वह अपनी जिम्मेवारी की भरपूर निर्वहन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि क्रांतिकारी सरकार उनकी मांग को सुनेगी और क्रांतिकारी सरकार उनकी भागीदारी से प्रेरित होकर उनको भी बराबर का अधिकार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे स्टेट की जो महिला थी वह जीविका निर्वाह के लिए बहुत सारा काम करती थी। कोई सिलाई कटाई करती थी, कोई छोटे छोटे कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, कोई बहुत सारे छोटे छोटे काम करती थी। जो जीवन यापन के लिए वे कई तरह का काम करते थे, लेकिन उन्हें सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। अतः महिलाओं ने अपने हितों के लिए खुद का एक क्या किया, राजनीतिक क्लब बनाना शुरू किया और इस प्रकार 60 राजनीतिक क्लब अस्तित्व में आया जो फ्रांस में महिलाओं ने बनाया। लेकिन इस 60 राजनीतिक क्लब में सबसे जो महत्वपूर्ण क्लब था, सबसे जो मशहूर क्लब था, उस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। यह महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण क्लब था, सबसे मशहूर क्लब था। उनकी मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए, लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। राजनीति में उन्हें किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया। उन्हें वोट देने का भी कोई अधिकार नेशनल असेंबली में नहीं दिया गया। उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। साथ ही आतंक के राज्य में तो महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिला। महिलाओं के जितने भी क्लब बने थे उसको भी बंद कर दिया गया और राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू किया गया। महिलाओं की जो राजनीतिक गतिविधि थी उसको रोकने के लिए कानून लागू किया गया। बहुत सारे महिलाओं को, जाने माने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे जो महिला राजनीति में आ गई थी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कई महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनकी मांग को कुचल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं ने अपनी संघर्ष को जारी रखा और सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। आप यहाँ देखेंगे कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और 1789 की क्रांति के बाद कई सरकार परिवर्तित हुए थे, सरकार बने थे, फिर वो हटे थे और लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था और अंततोगत्वा 1946 में उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति हुई थी, क्रांतिकारी महिला थी, उसका नाम था ओलंप दे गूज। यह संपूर्ण रूप से फ्रांस की राजनीति में जुड़ी रही और फ्रांस की राजनीतिक रूप में जो यह कार्य था सक्रिय रूप से इसमें वह अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की और अंततोगत्वा 1946 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार उनके संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ, जबकि बहुत सारे महिलाओं को फांसी भी चढ़ा दिया गया। इस तरह से लंबे समय के बाद फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया। अब है कि फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी। दास प्रथा का यहाँ दिया हुआ है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। तो आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह दास क्या है। दास जो होता था वह व्यक्ति का व्यापार होता था। आदमी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में बेच दिया जाता था जो जिंदगी भर उसके यहाँ वो दास बनकर, नौकर बनकर काम करता था। तो यूरोप में जितने भी बागान था, चाय का बागान, कॉफी का बागान या अन्य बागान, लाखों एकड़ में यह बागान था। इस बागान में श्रमिकों की कमी थी। तो इस श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच बागानों में श्रम के लिए त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था।
अर्थात यहाँ बगान में काम करने के लिए यह दास जो थे वह बिकते थे और व्यापारी इन्हें खरीद कर ले जाते थे और बागान में तब तक काम करते थे जब तक इनकी मृत्यु न हो जाती थी। जो दास एक बार बागान में चला जाता था उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो यह व्यापार चलता कैसे था? फ्रांसीसी जो सौदागर थे जो दास को बेचते थे, फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांदे बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे जहां स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और दास की खरीद बिक्री होती थी। इस आदमी को ऐसे नहीं बेचा जाता था, इस दास को, इस व्यक्ति को दाग कर क्या किया जाता था? एक लोहे का मोहर बनाया जाता था। लोहे के मोहर को आग में धिपाकर उसमें क्या किया जाता था? उसको दाग दिया जाता था और उस दाग कर उसके प्रतीक चिन्ह उगाए जाते थे कि यह कहाँ का दास है और किस बागान में जाएगा। इसके लिए दाग कर उसको क्या किया जाता था? बागान मालिक के हाथ से बेच दिया जाता था और वह 6 महीने की लंबी समुद्र की यात्रा करके जाता था और किसी तरह से जब वह बागान में पहुंचता था, बहुत सारे तो यात्रा के दौरान ही मर जाता था और बहुत सारे क्या होता था कि यात्रा पूरा करके जब बागान में पहुंचता था तो उसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती थी और वह मर के ही उसमें से वापस आता था। 18वीं शताब्दी में नेशनल असेंबली ने व्यापारियों के विरोध से के भय से भी दास मुक्ति के लिए कोई कानून पारित नहीं किया। दास मुक्ति के लिए नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया। 1794 के कन्वेंशन आतंक के राज ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया, लेकिन यह कानून छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, क्योंकि कन्वेंशन का सरकार भी तो मात्र छोटी सी, बहुत कम दिनों के लिए ही लागू हुआ, छोटी सी अवधि तक ही लागू हुआ। उसके बाद तो नेपोलियन का शासनकाल हो गया और नेपोलियन के शासनकाल में दास प्रथा पुनः लागू हो गया। इस प्रकार से दास प्रथा समाप्त नहीं हुआ। अब जब इसका के लिए भी संघर्ष हुआ तो अंततोगत्वा 1848 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इस तरह से दास जो था वह काफी कष्टमय जीवन व्यतीत करता था। तो फ्रांस में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दास की स्थिति कैसी थी, स्टेट में रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी थी, आम जनता की स्थिति कैसी थी, इस सब पर हम लोग चर्चा किए हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद लोग क्या महसूस कर रहे थे, रोजाना के जीवन में लोगों का किस तरह से जिंदगी चल रहा था, लोग क्रांति और रोजाना की स्थिति कैसी थी, लोग प्रतिदिन क्या सोच रहे थे, क्या कोई परिवर्तन हुआ था 1789 के बाद? तो आप देखेंगे कि 1789 के बाद अनेक परिवर्तन आए थे। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वह कानून क्या था? वह कानून था सेंसरशिप की समाप्ति। यह सेंसरशिप क्या है? अभी आप फिल्म जगत में देखते होइएगा कि कोई भी फिल्म बनता है तो उसे सेंसर बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है, नहीं तो फिल्म नहीं होता है। तो यह सेंसरशिप क्या था? सेंसरशिप था कि प्राचीन राजतंत्र में कोई भी जो न्यूज होता था, कोई भी जो अखबार छपता था, पत्र पत्रिका छपता था, वह राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा पास किया जाता था और परिणाम यह होता था कि वह आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। इस तरह से सेंसर बोर्ड जो लागू करता था वही आम जनता तक पारित होता था। लेकिन जब सेंसरशिप की समाप्ति हो गई तो सेंसरशिप की समाप्ति के बाद अब प्रेस स्वतंत्र हो गया और फ्रांस में अखबार, किताब इत्यादि की बाढ़ आ गई। इस तरह से किताब की बाढ़ आने के बाद, अखबार की बाढ़ आने के बाद फ्रांस की जनता जो थी वह पढ़ने लगी, एक दूसरे के विचार को जानने लगी, एक जगह से दूसरे जगह न्यूज जाने लगे, पत्र पत्रिकाएं निकलने लगे, दार्शनिकों के विचार आने लगे और सभी लोग जो थे वह सभी जो राजा का या जो वहाँ के जो कानून बना था या कोई भी सरकार बना था, चाहे वह नेशनल असेंबली हो या आतंक का राज हो या राजतंत्र हो, ये सब जब तक सेंसर बोर्ड लागू था, जब तक सेंसरशिप था, तब तक कोई भी न्यूज आम जनता के पास नहीं पहुंचता था। लेकिन सेंसरशिप समाप्त होने के बाद अब सारा न्यूज जनता के पास पहुंचने लगा था और सब लोग एक दूसरे की विचार को जानने लगे थे। इस प्रेस की स्वतंत्रता के बाद किताब और अखबार का तो बाढ़ आ गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह थी
कि यह किताब और अखबार यह मुट्ठी भर जनता के लिए ही थी। मुट्ठी भर जो शिक्षित लोग थे वही इसको पढ़ पा रहे थे, बाकी दूसरे लोगों को इसकी खबर नहीं थी। फ्रांस के शहर में जितने भी लोग थे वो सब पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ की जो घटना थी, फ्रांस में घट रही घटना, परिवर्तन जो भी थे, वह सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जान सकते थे। दूसरे को इसको समझने के लिए, दूसरे को जानने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य था। इस प्रकार से फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति हो गई थी। अब है सबसे लास्ट में आप देखेंगे चैप्टर अब समाप्ति की ओर है। संपूर्ण रूप से आप अगर देखेंगे तो समझेंगे कि इस क्रांति का सारांश क्या हुआ। तो क्रांति हुई फ्रांस की, लेकिन फ्रांस की क्रांति में राजतंत्र समाप्त होने के बाद लोकतंत्र की जो विचारधारा थी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यह आज फ्रांस की देन है कि भारत जैसे देशों में लागू किया गया है। लेकिन फ्रांस में यह विचार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। फ्रांस में नेशनल असेंबली भी समाप्त हो गया, कन्वेंशन भी समाप्त हो गया, डायरेक्टरी शासन भी समाप्त हो गया और अंततोगत्वा तानाशाह सरकार हुआ। और 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट बन गया और एक तानाशाह सरकार बन गया। फ्रांस की जो क्रांति हुई यह संपूर्ण दुनिया के लिए प्रेरणादायी बनी, लेकिन फिर भी फ्रांस में तानाशाह सरकार बन गया। और जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना तो वह यूरोपीय देश की विजय यात्रा शुरू किया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया? यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू किया, मतलब अन्य यूरोपीय देशों पर विजय करके, चढ़ाई करके वह चाहता था कि अपने में मिला लेना। शुरू में नेपोलियन को लोग बहुत अच्छा समझते थे। उनको लगता था लोगों को कि यह मुक्तिदाता है, यह हमारे लिए अच्छा कानून बनाएगा, अच्छा से हमारे लिए व्यवस्था लागू करेगा। लेकिन बाद में नेपोलियन की सेना लोगों को हमलावर दिखने लगी। नेपोलियन ने कई कानून भी बनाया था। आप आगे पढ़ेंगे, 10वां में नेपोलियन के बारे में पूरा पढ़ना है, आप पढ़ेंगे। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, लेकिन यूरोप की विजय जो उन्होंने सोचा था नेपोलियन ने, इसके बाद वह 1815 ईस्वी में इसी विजय यात्रा में उसकी वाटरलू में हार हो गई। और वाटरलू में हार होने के बाद अंत में फ्रांस में यह तानाशाह सरकार बना रहा। अंत में आप देखेंगे 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे फिर से नेपोलियन की स्थिति कैसी रहती है और नेपोलियन कितने दिन तक फ्रांस में राज्य किया है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यह चैप्टर इतने पर ही समाप्त हुआ है। हमने गृह कार्य डाल दिया है, आप गृह कार्य जरूर पूरा करेंगे। फ्रांस का जो मैप है उसको बनाने के लिए हम उस दिन बोले थे, आप मैप यहाँ बना लीजिएगा। मैप में कुछ बंदरगाह का नाम दिया है, बोर्दे और नांदे बंदरगाह है। इसके बाद फ्रांस की क्रांति है। इन सब फ्रांस का छोटा सा एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को आप देख के बना लीजिएगा। कभी कभी परीक्षा में मैप पूछता है। साथ ही प्रत्येक टॉपिक से आप क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। यह चैप्टर समाप्त हो गया, आप अभ्यास का भी क्वेश्चन बनाइएगा और बीच से भी कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन लॉन्ग होगा, बाद बाकी सारा क्वेश्चन शॉर्ट होगा। चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम अगले सप्ताह शुरू करेंगे, इसलिए आप फेयर कॉपी बना लीजिएगा। कोशिश की जाएगी आपका फेयर स्कूल खुलने पर जल्द ही चेक हो। आज इतना ही, धन्यवाद।